गुरजीएफ 1870 में पैदा हुए थे और 1949 में इनका निधन हो गया था। वे दक्षिण रूस में एलेक्जेंड्रोपोलस नाम के एक छोटे गांव में पैदा हुए थे। उनके पिता एक ग्रीक आदमी थे और मां अर्मेनियाइन थी। उनके शिक्षक एक ईसाई पादरी थे। जब गुरजीएफ छोटे थे, उनके शिक्षक का उनके मन पर बहुत प्रभाव था। गुरजीएफ के पिताजी भी अप्रत्यक्ष रूप से उनके शिक्षक थे। वे अपने पिता को बहुत प्यार करते थे, इसलिए उनके पिताजी ने भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था। ये दोनों लोग ही गुरजीएफ के जीवन को आकार देने के लिए जिम्मेदार थे। गुरजीएफ बचपन से ही हमेशा यही सवाल पूछा करते थे कि हम यहाँ क्यों हैं और जीवन क्या है और मौत क्या है। गुरजीएफ ने न्यूरोसाइकोलॉजी और रसायन शास्त्र का अभ्यास किया और ईसाई शास्त्रों का भी अभ्यास किया। फिर वे एक चिकित्सक और ईसाई पादरी बनने में समर्थ हो गए। गुरजीएफ को शरीर विज्ञान और मनोविज्ञान में बहुत दिलचस्पी थी। वे जो देख रहे थे या ढूंढ रहे थे, वह पुस्तकालय की किताबों में नहीं था। उन्होंने सोचा कि दुनिया में जरूर कहीं कुछ वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उन्होंने कई गुप्त ज्ञान जानने वाले समूह और धार्मिक समूहों के साथ संपर्क बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने इस तरह के कई धार्मिक, दार्शनिक, मनोगत और रहस्यवादी समूह और उनके ठिकाने का पता लगाया। वे ईसाई, असीरियन, अर्मेनियाई, इस्लामी और पारसी की मूल की परंपराओं के रीति रिवाज और उनके संगीत से बहुत प्रभावित थे। गुरजीएफ का जन्म एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई परिवार में हुआ था। उन्होंने ईसाई धर्म के गूढ़ ज्ञान और उनके अनुष्ठानों को भी सीखा। फिर भी वे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। फिर भी वे अपने बुनियादी सवालों को हल नहीं कर सके। वे ज्ञान की खोज में बाहर निकल गए। 15 या 20 पुरुषों और एक महिला के एक सत्य शोधक समूह में शामिल हो गए। सभी सत्य की तलाश में थे। वे सब एक साथ या अलग समूहों में या कभी कभी अकेले यात्रा करते थे। वे मिस्र, क्रेते, सुमेरियन, असूर और पवित्र भूमि में प्राचीन सभ्यताओं की खोज के लिए गए। उन्होंने मठों और समारिया का दौरा भी किया। आगे जाकर उनको बुद्धिमान पुरुषों के प्राचीन भाईचारे द सर्मन ब्रदरहुड के बारे में पता चला, तो उनका भी संपर्क किया। उन्होंने मध्य एशिया के केदरी दरवेश का दौरा भी किया। उन्होंने ज्ञान की खोज में किसी भी तरह से साइबेरिया के उत्तरी घाटियों का भी दौरा किया। कैसे भी किसी भी तरह जहां भी सुना कि कुछ है, वहां सब जगह वे भागे। जहां भी थोड़ी भी ज्ञान पाने की संभावना बनी थी, वे अभ्यास करके एक विशेषज्ञ हिप्नोटिस्ट बन गए थे। उनकी सुझाव के प्रकारों में दिलचस्पी थी। उन्होंने यह भी सीख लिया था कि मानव शरीर में ऊर्जा को कैसे ध्यान में रूपांतरित किया जाए। उनकी किसी भी व्यक्ति के संभव चेतना की स्थितियों में ज्यादा रुचि थी। उन्होंने चेतना को संशोधित करने के लिए संगीत, कला, मुद्रा और भाव की मदद ली। प्राचीन सभ्यताओं में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे बेबीलोन गए, जो लोग दुनिया के प्राचीन सभ्यताओं को जानते थे और समझते थे। गुरजीएफ एक अच्छा संगीतकार थे और संगीत की धुन तैयार करने में काफी निपुण थे। वे ऐसा धुन बनाते कि वह सुनते ही आदमी ध्यान में चला जाए। ये धुन सभी श्रोताओं में जागरूकता और ध्यान के समान भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न कर सकते हैं। गुरजीएफ चाहते थे कि मकान या इमारतों की निर्माण भी इस प्रकार होना चाहिए कि सिर्फ उनके भीतर प्रवेश करने से होश या जागरूकता या ध्यान पैदा किया जा सके। और एक जमाना था
जब ऐसा मकान या घर बनता था कि जिसमें सिर्फ प्रवेश मात्र से ध्यान लग जाता था। गुरजीएफ ने नृत्य को इस ढंग से कोरियोग्राफ किया था कि नृत्य करने वाले के मन के भीतर की स्थिति ध्यान अतीत की जा सकती थी। उन्होंने भिन्न भिन्न क्षेत्रों से इन पवित्र नृत्यों को एकत्र किया था। उससे उन्हें मानव शरीर और मन के रहस्यों की कुंजी का पता चला। गुरजीएफ का असल आंतरिक विकास हुआ जब वे इस्लामी धर्म की एकमात्र जीवित शाखा सूफी धर्म के साथ संपर्क में आए। उन्होंने इस्लामी दुनिया के ध्यान के अनुष्ठान सीखा। उन्होंने अफगानिस्तान में दरवेश ध्यान का प्रशिक्षण लिया। वे हिंदू कुश के मठ में साक्षी भाव से पृथक बन के रहने लगे। उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा की। गुरजीएफ हमेशा अपनी जेब में पैसे के बिना ही यात्रा करते थे। वे कुछ दिनों के लिए ठहरते थे, पैसे कमाते थे और आगे बढ़ जाते थे। उन्होंने पैसे कमाने के लिए पर्यटक के लिए गाइड के रूप में काम किया। उन्होंने हिप्नोटिस्ट के रूप में काम किए। उन्होंने एक रूसी जासूसी के रूप में भी काम किया। उन्होंने कालीन का व्यापार किया, मशीनों की मरम्मत की। वे जादूगर के रूप में काम किए। यह सब उन्होंने अपनी किताब मीटिंग विद ए रिमार्केबल मैन में एक काव्यात्मक तरीके से उल्लेख किया है। उन्होंने उस अवधि में कई बार मृत्यु का अनुभव किया और भाग्यशाली रहे। एक बार उन्हें 3 गोलियां लगी लेकिन बच गए। इस अवधि के दौरान जागरूक रहे और मृत्यु के साक्षी बने। 1896 में वह घातक रूप से घायल हुए और वह ज्यादा समय कोमा में ही रहे। उनका शरीर तो कोमा में था लेकिन भीतर से वे जागृत थे, होश में थे। यह ऐसा ही था जैसे रमन महर्षि भी लंबे समय तक कोमा में रहे थे लेकिन भीतर से जागरूक बने रहे थे। गुरजीएफ ने चारों ओर से गूढ़ ज्ञान एकत्र किया। उन्होंने भारत की यात्रा की और तिब्बत गए। यहाँ तिब्बत में उन्होंने लामाओं के सभी ध्यान के तरीकों को सीखा। उन्होंने लामाओं से बुद्ध का तर्क भी सीखा जो कि उनके लिए आगे यूरोपीय देशों में उनके शिष्य को सिखाने में बहुत उपयोगी रहा। वे लामाओं के जैसे लाल रंग का वस्त्र पहना करते थे। वह कुछ समय तक दलाई लामा के शिक्षक भी रहे। उनका शिक्षण बौद्ध और सूफी संगीत की परंपराओं से प्रभावित था। ओशो की ही तरह गुरजीएफ को भी नृत्य और संगीत और पवित्र मूवमेंट्स में दिलचस्पी थी। उन्होंने तिब्बत से और सूफियों से सभी आध्यात्मिक और पवित्र लोक नृत्य एकत्रित किया है। उन्होंने यूरोप और अमेरिका में कई पवित्र नृत्य का प्रदर्शन किया। उन्होंने तिब्बत से हठ योग भी सीखा था। वे 10 मील की दूरी से एक याक को निर्देशित करने में सक्षम थे। उन्होंने हठ योग से इतनी ऊर्जा प्राप्त कर ली थी कि वह एक हाथी को सुला सकते थे। उन्होंने तिब्बत में अपना शोध और ध्यान जारी रखा। पहली बार वे अपने शरीर से पृथक हो गए थे और उन्होंने अपने खुद के शरीर को दूर पड़ा देखा। उन्होंने इसे साक्षी भाव से देखा। उन्होंने अमरता का अनुभव किया। इस घटना ने उन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति बना दिया। उन्होंने यहाँ पर असाधारण शक्तियों का विकास किया। अचानक वे बिल्कुल निष्क्रिय हो गए और पूर्ण आराम में चले गए। उन्हें एक बादल गरजने के झटके जैसा एहसास हुआ। अभी वह बुद्ध हो चुके थे। अंतिम प्रयास भी उन्होंने छोड़ दिया। वे अस्तित्व को आत्म समर्पित हो गए। उनको एहसास हुआ कि उनके पास वे सभी संभावनाएं और असंभावनाएं हैं जो भगवान के पास है। उसके बाद उन्होंने रूस के राजा जार निकोलस द्वितीय के साथ कुछ समय बिताया क्योंकि जार रहस्यमय चीजों के बहुत वशीभूत था। यहाँ उन्होंने काउंटेस ओस्त्रोसका जार की चचेरी बहन से शादी की। गुरजीएफ ने 1915 में उपदेश देना शुरू कर दिया था
वे सेंट पीटर्सबर्ग में और मॉस्को में छात्र समूह को सिखा रहे थे। यहाँ गुरजीएफ को पीटर ऑस्पेंस्की मिला। ये वो आदमी है जो उनके लिए सुकरात के प्लेटो की तरह बन गया। ऑस्पेंस्की भी बस अपनी वास्तविक गूढ़ ज्ञान की खोज की यात्रा से लौटा ही था और उसे एक ऐसा गुरजीएफ जैसा जागरूक गुरु की तलाश थी और ऑस्पेंस्की गुरजीएफ को अपने ही नगर में उन्हें पाकर वह अचंभित रह गया। रूस में उस समय ऑस्पेंस्की को अच्छी तरह से जाना माना जाता था। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी और उनकी पुस्तकें बहुत अच्छी तरह से पूरी दुनिया में जानी जाती थी और कोई भी उस समय गुरजीएफ को नहीं जानता था। ऑस्पेंस्की गुरजीएफ के साथ चेतना के सभी स्तरों, मानव की स्थिति, मृत्यु और अमरता और स्वयं में बोध की संभावना के बारे में बहुत चर्चा की। तो ऑस्पेंस्की गुरजीएफ के शिष्यों के एक छात्र समूह में शामिल हो गए जो मॉस्को में गुप्त रूप से मिलते थे और उनके साथ तब तक काम किया जब तक कि साम्यवाद पार्टी ने उनका काम बंद करा दिया। ओल्गा डे हार्टमैन एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार 1917 में गुरजीएफ के समूह में शामिल हो गए। 1917 में रूस युद्ध और क्रांतियों से पूरी तरह उजड़ गया था। गुरजीएफ एक अज्ञात रहस्यमय व्यक्ति थे। कोई भी उनके शिक्षण के बारे में नहीं जानता था। किसी को भी वह कहां से और क्यों आया उसका भी पता नहीं था और वे मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में क्यों दिखाई देता है वह भी पता नहीं था। लेकिन जो कोई भी उनके संपर्क में आता था वह उनका हो जाता था और उन्हें अनुगमन करने लगता था। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में साम्यवाद की वजह से काम करना मुश्किल बन चुका था। तो गुरजीएफ के बहुत से छात्रों ने मिस्टर और मिसेज हार्टमैन और मिस्टर और मिसेज ऑस्पेंस्की के साथ मॉस्को से दूर स्तुकी गए और वहां साधना शुरू की। इस तुकी में गुरजीएफ ने अपने छात्रों को उपदेश देना और ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। फिर उस क्षेत्र में भी युद्ध चालू होने के कारण साधना करना समस्याग्रस्त हो गया, इसलिए वे सभी टिफलिस के लिए चले गए। वहां भी कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरी पहुंच गए जो उनके लिए खतरा बन गए। वहां से भी सभी को भागना पड़ा। फिर गुरजीएफ का काफिला सीधे जर्मनी होके तुर्की पार करके फ्रांस पहुंचे। यहाँ फ्रांस से अलेक्जेंडर और जीन डे सल्जमन सहित कई अन्य छात्र गुरजीएफ के स्कूल में शामिल हो गए और वे सब एक साथ मिलकर एक नया छात्र समूह शुरू किया और गुरजीएफ के निर्देशन में ध्यान करना शुरू किया। यहाँ पेरिस से कुछ 40 किलोमीटर दूर गुरजीएफ ने बसने का फैसला किया और एक वर्ष के भीतर ही A1 के महल नामक स्थान को खरीदने के लिए आवश्यक धन एकत्रित कर लिया। यहाँ वे व्यक्ति के सामंजस्यपूर्ण विकास और ध्यान के प्रयोग करवाने के लिए एक संस्थान की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग रखा। यहाँ उन्होंने छात्रों के साथ संस्थान में कठिन काम करते हुए 1922 से 1933 तक पूरे 10 साल बिताए। इस दौरान गुरजीएफ ने अध्ययन और ध्यान के तरीकों को उनके छात्रों के स्वभाव के हिसाब से संशोधन किया। वह स्वयं का अवलोकन करने, आत्मस्मरण, ध्यान और शारीरिक श्रम का अभ्यास देते थे। वे तीनों मुख्य केंद्र भावना, विचार और गति के हार्मनी पर जोर देते थे। कई शिष्य संस्थान में ठहरने के लिए आए। काथरीन मन्सफील्ड, एयर ऑरेंज, मॉरिस निकोल और डी साल्जमन सभी अलग अलग क्षेत्रों से आए। गुरजीएफ ने श्रेष्ठता के अनुसार कोई भी भेदभाव नहीं किया था और जो भी उनके साथ अध्ययन के लिए आता था उनको कठिन मेहनत करने के लिए निश्चित होना पड़ता था और उसको गुरजीएफ का अहंकार पर एक अलग कार्य करने के तरीके से भी जूझना पड़ता था। उनके संस्थान में सब कार्य
होश से करने की साधना थी। ध्यान सीखने का पूरा मौका और व्यक्तिगत स्वभाव को ठीक करने के लिए हर क्षण होश में रहना सीखना एक अवसर था। सभी को होश के साथ साफ सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना पड़ता था। वह भोजन के समय शिक्षा या उपदेश दिया करते थे। यहाँ पर गुरजीफ ने अपने छात्रों पर बहुत प्रयोग किए। 1925 में गुरजीफ की एक बहुत घातक कार दुर्घटना हुई। यह दुर्घटना उस समय हुई जब वह अपनी पहली अमेरिका की यात्रा से लौट रहे थे और पेरिस से अपने आश्रम में जा रहे थे। गुरजीफ अकेले एक छोटी सिट्रोन कार में सफर कर रहे थे। अब यहाँ पर एक विवाद है कि जब वह पूर्ण होश में थे तो कार दुर्घटना कैसे संभव हुई। ओशो कहते हैं कि उन्होंने यह कार दुर्घटना जानबूझकर की। वे देखना चाहते थे कि उनकी शरीर को क्या होता है और क्या वह अपनी इच्छा शक्ति से वापस अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं या नहीं। चिकित्सक उनको इतनी तेजी से ठीक होते हुए देखकर अचंभित रह गए थे। गुरजीफ ने बाद में अपना पूरा ध्यान लेखन की ओर करना शुरू किया और अंत में उन्होंने 3 बड़ी पुस्तकें समाप्त की। यह ऑल एंड एवरीथिंग और दूसरी मीटिंग विद रिमार्केबल मैन और तीसरी लाइफ इज रियल ओनली देन व्हेन आई एम थी। ये पुस्तकें गुरजीफ के कार्य में बहुत महत्वपूर्ण हुई। पहली पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि बिना किसी दया के, बिना किसी समझौते के, जो कुछ भी व्यक्ति के मन में विचार का जो कचरा पड़ा है और फिर उसकी सभी अच्छी और बुरी जो भी भावनाओं का जाल और अंधविश्वास को कैसे समाप्त किया जाए है। दूसरी पुस्तक में नई वस्तु बनाने के लिए आवश्यक सामग्री कैसे जुटाएं और इसके गुण और बेहतरी को कैसे सिद्ध करें है। तीसरी पुस्तक में बताया है कि व्यक्ति में उगते हुए ध्यान को कैसे सहारा दें और कैसे ध्यान को वहां तक लेके आएं कि वहां से वापस गिरने की संभावना समाप्त हो जाए। पेरिस में 1949 में गुरजीफ की मृत्यु हो गई। जिस दिन उनकी मृत्यु होने की थी उस दिन सुबह में उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कॉफी ली, फिर एक सिगार सुलगाया, फिर एक एम्बुलेंस बुलाया। वह एम्बुलेंस में बैठे और पेरिस के एक अस्पताल में गए। जैसा कि फ्रांस में कायदा था, वह बस बिस्तर पर लेट गए और अपने कुछ खास शिष्यों की उपस्थिति में शरीर को त्याग दिया।